हाँ तो भाई लोगों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक बार लिख लेने दो मेरे को, फिर सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो भाई ये इनकम टैक्स का एक टॉपिक है, लेकिन आज तक अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर भेजे में नहीं बैठा और इस टॉपिक से परेशान हो, तो भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं देता हूं गारंटी कि तुम्हें ये टॉपिक 100% नहीं 110% समझ में आ जाएगा। और सिर्फ समझ में नहीं आएगा बल्कि तुम किसी और को भी समझा सकोगे, इतना तुम इस पे ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना दिमाग लगाए आराम से इस वीडियो को एक फन वीडियो की तरह, एक मूवी की तरह या फिर एक वेब सीरीज की तरह सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखो, बात करेंगे सबसे पहले समझेंगे हम कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, क्या भाई इस शब्द को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमें क्या जरूरत आन पड़ी, और फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, समझना है सब कुछ। चलो मैं कलर चेंज कर लूँ, कर लो जी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस, तो भाई इस शब्द को ही देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे है रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल में एक शब्द है रेजिडेंस, और अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश सुनी हो तो रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, यानी भाई तुम कहाँ रहते हो उसको बोलते हैं रेजिडेंस। तो भाई इस शब्द का इनकम टैक्स में क्या काम आ गया गुरुजी, अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्या है, ये है कि भाई कोई आदमी कहाँ रहता है। एक साल होता है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में वो कहाँ कहाँ रहा उसको हम डिसाइड करते हैं। तो भाई कोई आदमी कहाँ रहा उससे हमें क्या मतलब गुरुजी, हमें क्या मतलब, क्यों हम डिसाइड करें भाई कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, हमें क्या मतलब, कोई कहीं भी रहे, कोई ऐसी तैसी कराए अपनी, हमें क्या मतलब। हमें भाई ये मतलब है, देखो कि कोई भी देश होता है ना, देश, देश का मतलब होता है कंट्री, है ना, कोई भी कंट्री होती है उसमें। भाई देखो, अब मैं समझा रहा हूँ एकदम डिटेल में, कहानी तक की तरह सुनते चलो, सारी चीज़ों को मैं जोड़ दूंगा लास्ट में और एक चीज़ एकदम मस्त समझ में आ जाएगी, टेंशन कुछ बात लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और कभी नहीं बोलोगे रेजिडेंशियल स्टेटस को। देखो कोई भी देश होता है, जैसे हमारा भारत देश है, तो भाई देश में ना एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में आधारभूत संरचनाएं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हारे बगल में जो रोड जा रही है ना, रोड रोड जा रही है, तुम्हारे भाई पानी की टंकी है, पानी आता है, सुबह सुबह सप्लाई होती है। और भाई जिस चीज़ से तुम देख रहे हो, मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप, जिसको भी, उसको चार्ज करते हो किससे, बिजली से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वो बिजली हो गई, ठीक है। उसके बाद में भाई जो तुम जाते हो घूमते हो मेट्रो से, वो मेट्रो हो गई, रोडवेज की बसें हो गई, और डीटीसी की बसें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हो गई, रोडवेज की बसें हो गई। ये क्या है भाई, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। ये मेट्रो भी ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, ये इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, है ना। और ये क्या आ गया, ये पानी वाटर सप्लाई में आ गया, ये रोड आ गई। भाई ये चीज़ें क्या है, इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ें जो होती है ना भाई साहब, इनको प्रोवाइड करने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अभी तुम जाते हो रोड पे, आराम से घूम के आ जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम घूम नहीं सकते, तुमको घूमने के लिए खुद अपनी रोड बनानी पड़ेगी। तो भाई रोड बनाने में बहुत खर्चा आएगा। भाई तुम्हारे पास इतने पैसे है कहाँ पे, नहीं है ना, लेकिन रहोगे ना, देश में रहोगे, रोड तो कहाँ में लोगे। तो फिर सरकार ने बोला चलो भाई, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके पास में इतने पैसे है नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये चीज़ें बना सके, रोड बना सके, पानी की व्यवस्था कर सके, बिजली की व्यवस्था कर सके, मेट्रो की व्यवस्था कर सके, डीटीसी वीटीसी व्यवस्था कर सके। तो चलो हम एक काम करते, सरकार ने बोला, सरकार आई बीच में, सरकार ने बोला कि चलो हम कर देंगे, हम करेंगे इंसाफ, है ना। सरकार ने बोला हम करेंगे इंसाफ, हम बनाएंगे रोड वोड सब कुछ। और भाई एक चीज ध्यान देना कि ये जो चीजें ना एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। अब भाई तुम्हारे पास रोड ही नहीं होगी तो तुम कुछ कर सकोगे जिंदगी में, कोई व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, है ना, बिजनेस करना चाहते हो, क्या रोड के बिना बिजनेस हो सकता है, क्या रोड के बिना कोई सर्विस हो सकती है। अमेजोन से भाई हम सामान भी मंगाओगे ना तो भी रोड से आएगा। पानी के बिना काम चल सकता है, जिंदगी में चल ही नहीं सकता। बिजली के बिना तो कुछ नहीं है भाई, बिजली के बिना तो आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे नेटवर्क भी सरकार ही प्रोवाइड कराती है, जैसे जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन करती है, मोबाइल का तुम्हारा नेटवर्क होता है ना, उसके लिए स्पेक्ट्रम सरकार ऑक्शन करती है, तो वो भी हो गया। मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन के बिना कहीं जा आ सकते हो, बिल्कुल नहीं आ सकते हो भाई, बहुत जरूरी चीजें हैं ये तो, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आधारभूत, यानी सब चीजों का आधार है भाई ये चीजें, आधार है। अब आप बोलोगे साहब आप तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाने लगे। अब भाई जोड़ने दो मेरे को, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं। तो ये आधार है चीजें सारी, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ संभव नहीं है ना, कुछ संभव नहीं है। तो भाई सरकार ने बोला चलो हम कर देते हैं भाई, पैसा जो है हम लगा देंगे, हम लगाते हैं पैसा, पैसा लगाते हैं इसमें, और हम इनको लगाएंगे भी, पैसा लगा के बनाएंगे भी, और मेंटेन भी करेंगे। भाई मेंटेन करने में बहुत पैसा होता है, मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। रोड है, रोड भाई बना दी, टूटती रहती है, सरकार उसको सही कराती रहती है, बहुत पैसा लगता है। अब सरकार ने बोला चलो भाई पैसा तो मैं लगा दूंगा,
लगा दूंगी जो भी है ना। मोदी जी मान लो, मोदी जी है ना, मोदी जी है सरकार में, मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी बोले साहब पैसा तो मैं लगा दूंगा, पैसा मेरे पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लगा तो दूंगा, फिर मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, है ना, कि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन लगाऊंगा तो खत्म होगा, तो फिर मेरे को पैसा आएगा कहाँ से वापस, वापस कहाँ से मिलेगा भाई, पैसा मिलेगा कहाँ से वापस। मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, नौकरी तो मैं करता नहीं हूँ, है ना, मैं तो भाई यहाँ का वो हूँ, क्या बोलते हैं, सरकार का हेड हूँ, हेड ऑफ सरकार हूँ, तो भाई नौकरी तो मैं करूंगा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर सरकार ने बोला कि देखो भाई, तुम जो भी भारत में रह रहे हो ना, जो भी आदमी भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, कोई ना कोई धंधा कर रहा है, कोई ना कोई नौकरी कर रहा है ना। तो भाई नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये वाली जो चीज़ें ना, रोड, पानी, बिजली, मेट्रो, डीटीसी, तुम जाते हो अपनी जॉब पे, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बिना मेट्रो के, बिना डीटीसी के जा सकते हो क्या? बिना बिजली के तुम काम कर सकते हो कंप्यूटर में? बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हो क्या? रोड बिना कहीं पे पहुंच सकते हो? नहीं। तो सरकार ने बोला भाई देखो, हम तुमको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर तुम भी भाई एक काम करो ना, तुम भारत में रह रहे हो, तुम भारत में रह रहे हो, है ना, रह रहे हो, एक बार हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में सब समझा दूंगा मैं। भारत में रह रहे हो, यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया, और भाई तुम इन चीज़ों को काम में ले रहे हो जिनमें पैसा हमने लगाया, तो तुम भी हमको कुछ दो। तो बोले भाई क्या दे, क्या लोगे सरकार, हमारे पास क्या लोगे? तो सरकार ने बोला टैक्स दो, टैक्स, है ना। अब समझो बात को, कि सरकार ने जो टैक्स मांगा वो क्यों मांगा? क्योंकि तुम भारत में रह रहे हो, भारत में रह के ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, बिजली, भाई मजे ले रहे हो इनके, तो टैक्स भी दो। तो इसका मतलब समझ में ही आता है कि जो ज़्यादा मजे लेगा, जो ज़्यादा मजे लेगा इन चीज़ों के, ज़्यादा दिन भारत में रहेगा, ज़्यादा मजे लेगा, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा मजे लो ज़्यादा टैक्स दो, कम मजे लो कम टैक्स दो, ठीक। तो भाई उसी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल बनाए गए, कि रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, यानी कि रहना। हाँ भाई समझ रहे हो, धीरे धीरे कौन कितना रह रहा है, कौन कितना भारत में रह रहा है, भारत में रहा, है ना, उसके हिसाब से कितने उसने मजे लिए रोड, पानी, बिजली के, उसके हिसाब से उतना ही टैक्स उसके पास में लेंगे। तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस, समझाया मैंने कि क्यों निकाला जा रहा है। अब देखो बात करते हैं कि कौन कितना रह रहा है भारत में, है ना। ज्यादा रहेगा ज्यादा टैक्स लेंगे, कम रहेगा कम टैक्स लेंगे। तो देखो चेंज करता हूँ कलर में, ये काला काला कलर हो गया, ठीक है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में देखो भाई साहब, बांटा अपन ने फिर, है ना, क्योंकि भाई सबके पास में ना सेम टैक्स तो लेंगे नहीं। कोई आदमी जो है वो भारत में ज्यादा ज्यादा दिन तक रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, कोई कम रहता है, कोई उससे भी कम रहता है, तो भाई सबके पास सेम टैक्स तो ले नहीं सकते। वो बोलेंगे सरकार ये क्या बात हुई है, हम तो तुम्हारे भारत में कम रहे, तुम्हारे पास इतने टैक्स ले लिया, हम आएंगे नहीं तुम्हारे भारत में, हम कट्टी करते तुम्हारे भारत से। तो सरकार भाई ऐसे ऐसे मत हो, सेंटी मत हो, एक काम करो, हम ना डिवाइड कर देंगे, ज्यादा जो रहेगा उसके बाद ज्यादा टैक्स लेंगे, थोड़ा कम रहेगा उसके पास कम रहेंगे, बहुत कम रहेगा उसके पास बहुत कम टैक्स लेंगे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, रूल बना दिया। अब रूल जो मैंने ना भाई मेरे, वो एक पांच चार जो सरकार के बड़े बड़े लोग हैं वो बैठे एक कमेटी में, कुर्सी वुर्सी लगाई गई, समोसे वमोसे मंगाए गए, है ना, समोसे चाय वाय की व्यवस्था की गई, और बैठ के गप्पे लड़ाए। और फिर उन्होंने ना एक दिमाग लगा के सोचा कि भाई एक नंबर फिक्स कर देते हैं दिनों का, है ना, दिन फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन से कोई ज्यादा रहेगा तो उसके पास बहुत टैक्स लेंगे, इस दिन से कम रहेगा तो उसके पास बहुत कम टैक्स लेंगे। इस तरीके से उन्होंने कुछ रूल बनाए। अब वो रूल मैं तुमको समझा रहा हूँ, वो समझना, लेकिन वो रूल समझने से पहले ये समझो कि किसको तो सरकार मानती है कि वो बहुत ज्यादा रहा, किसको मानती है कि बहुत कम रहा, किसको मानती है कि थोड़ा कम रहा। तो उसके लिए सरकार ने कैटेगरी बना दी भाई लोगों की। देखो कैटेगरी कौन कौन सी है, रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी की बात हम करें तो कैटेगरी कौन कौन सी आएगी। सबसे पहली कैटेगरी, इसको बांटते हैं, देखो दो कैटेगरी में सरकार ने सबसे पहले इसको बांटा। इधर मैं ले जाता हूँ ये लाइन, और इधर ले जाता हूँ लाइन, इधर लगाता हूँ इसके तीर का निशान, इधर लगाता हूँ तीर का निशान। पहला तो सरकार ने जो बांटा वो है रेजिडेंट, है ना, इधर तो रेजिडेंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं निवासी। और दूसरी कैटेगरी जो सरकार ने बांटी उसको लिखा नॉन रेजिडेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनिवासी, ठीक है। तो भाई सरकार ने बोला देखो भाई, जो ये रेजिडेंट आदमी है ना, रेजिडेंट आदमी, ये तो वो है जो ज्यादा रहा, मैं हिंदी में लिखूंगा और वो अलग रंग से लिखूंगा, जो ज्यादा रहा, ज्यादा रहा, है ना, ज्यादा रहा उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। और जो कम रहा उसको क्या बोलेंगे, कम रहा, इसको इसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। यानी ये जो है ये बहुत ज्यादा रहा, इसके पास ज्यादा टैक्स लेंगे। ज्यादा रहा तो मतलब ज्यादा टैक्स, सरकार के वो लाल टपकने लग गई मुंह से कि भाई टैक्स दे दे बेटा, टैक्स तेरे पास तो खूब लेंगे। ये बोल रहा है साहब तू कम रहा यार, तो तेरे पास ना कम टैक्स लेंगे, बहुत कम टैक्स लेंगे, है ना, क्योंकि तू तो रहा ही नहीं, अनिवासी है तो भारत में। फिर यहाँ पे ज्यादा टैक्स सरकार लाल टपकाने लग गई। तो कुछ लोगों ने बोला भाई सरकार ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब तुम ज्यादा टैक्स क्या कर रहे हो भाई, इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो बहुत ज्यादा रहे और जो कम ज्यादा रहे। तो सरकार ने बोला चलो इस रेजिडेंट को हम और डिवाइड करते हैं। ये तो भाई वो है जो बहुत कम रहा, तो इसके पास तो एक ही आदमी है, नॉन रेजिडेंट, बहुत कम रहा, इसके पास तो कम टैक्स लेंगे। लेकिन जो रेजिडेंट था उसको सरकार ने और दो भाग में डिवाइड कर दिया। रेजिडेंट, ये रेजिडेंट है, इसी के डिवाइडेशन दो भाग में और होगा, इधर एक भाग इधर दो भाग, ठीक है। पहला क्या हो गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और यहां पे दूसरा भाग जो हो गया, इसका दूसरे में जो डिवाइड किया वो हो गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी
रेजिडेंट। देखो अभी नाम ना बहुत कठिन लगेंगे, दिमाग मत लगाओ अभी, बस देखो सुनो, है ना, मैं नाम वाम सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हिंदी में इसको बोलते हैं निवासी एवं साधारण निवासी, और इसको हिंदी में बोलते हैं निवासी एवं असाधारण निवासी। ठीक है, अच्छा जी। तो देखो भाई, सरकार ने बोला कि भाई देखो ये है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल। अब ये जो आदमी है रेजिडेंट है ना, मैं कलर बदल लूंगा थोड़ा सा और दूसरा कलर लेता हूँ, बढ़िया सा लूंगा एक, है ना, मजा आ जाएगा देख के तुमको। हाँ, और थोड़ा सा पेन को भी मोटा कर लेता हूँ मैं। ओके, तो भाई बोलते हैं कि ये जो है ना भाई, ये जो निवासी है रेजिडेंट, ये ज्यादा आदमी रहा, बहुत ज्यादा रहा ना, उसको बोलेंगे रेजिडेंट, इसके बाद ज्यादा टैक्स लेंगे। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी कर दी कि ये जो है भाई, ये वाला बंदा जो है ना, ये वाला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा रहा भाई, बहुत ही ज्यादा रहा, तो सबसे ज्यादा टैक्स तो इसके पास लेंगे। तो एक नंबर पे कौन सा आ गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये पहले नंबर पे आता है, विनर, विनर नहीं लूजर, क्योंकि इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये पहले नंबर पे आ गया, तो फर्स्ट नंबर पे ही है, इसके पास तो बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया भाई, दूसरे नंबर पे कलर दूसरा लेता हूँ मैं, ये वाला ले लूँ, ठीक है, ये अच्छा कलर है। दूसरे नंबर पे ये आया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सेकंड नंबर पे आया, इसके पास और थोड़ा कम टैक्स लेंगे ना। और फिर तीसरे नंबर पे भाई ये आता है अपना, इसके पास तो बहुत कम टैक्स लिया जाएगा, ये आता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके सरकार ने बांटा कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस किस हिसाब से बांटा गया है, कौन कितना भारत में रह रहा है। तो एक सबसे ज्यादा ज्यादा भारत में रहने वाले को बोला गया रेजिडेंट, और जो बहुत कम भारत में रहा उसको बोला गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, फिर रेजिडेंट में भी जो खूब 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 ज्यादा रहा उसको बोला गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो उससे थोड़ा कम रहा उसको बोला गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना भाई, ये आदमी, ये वाली फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसकी सारी इनकम कहीं भी कुछ भी कमाई, ये दुनिया में कहीं जाके कुछ भी कमा ले, भारत सरकार बोलेगी बेटा टैक्स दे दे, बेटा टैक्स दे दे, बेटा तू भारत में बहुत दिन रहा है, तू टैक्स दे दे हमको। तो इसके पास तो टैक्स सरकार छोड़ेगी नहीं। ये जो है, ये वाला दूसरे नंबर वाला, इसके पास से इससे थोड़ा कम लिया जाएगा, कुछ इनकम ऐसी होगी, कुछ कमाइयां ऐसी होगी जिसके पास, जिसमें इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये तीसरे वाला जो है, इसको तो बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा भाई, बहुत कम, बहुत कम ऐसी कमाइयां हैं जिन पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी भारत से बाहर ये कुछ कर रहा है, कमा रहा है, अपना मजा ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, सरकार मतलब नहीं है, क्योंकि भाई बहुत कम रहा, भारत में रहा ही नहीं। और टैक्स लेने के पीछे का उद्देश्य मैंने क्या समझाया कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कितना यूज करता है, उस हिसाब से सरकार टैक्स लेती है। तो ये तो हो गया भाई समझने की बात है ना, कि कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगली जो वीडियो है ना भाई, उसमें अपन रूल समझेंगे। अभी तो इस स्ट्रक्चर को समझो भाई कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, फिर कहाँ बांटा जाता है, दो में बांटा जाता है। एक तो रेजिडेंट बोलते हैं जो ज्यादा रहा भाई, और जो कम रहा उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट, है ना। किसी अपने अपने दोस्त को भी सुनाओ ना, तो ऐसे बोलो भाई देखो क्या होता है, देखो तुमको मैं समझाता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है भाई एक, जिससे सरकार ना जो टैक्स लेती है, मतलब वो देखती है कि कौन ज्यादा रहा उसके बाद ज्यादा टैक्स लेंगे, कौन कम रहा उसके बाद कम लेंगे। तो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस में ना दो भागों में बांटा जाता है, पहला तो रेजिडेंट यानी कि निवासी, और दूसरा नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी। रेजिडेंट में भाई वो आते हैं जो ज्यादा रहे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट वो आते हैं जो बहुत कम रहे तो उनको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई रेजिडेंट को भी फिर दो दो कैटेगरी में बांट दिया गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा रहा, इसके पास तो भाई लपेट लेंगे इसको, टैक्स ही टैक्स दे दे बेटा, तू तो सब टैक्स दे दे, टैक्स ही टैक्स दे दे, बस तू तो करी मत कुछ, तू टैक्स दे दे मार को। और ये वाला जो है ना, ये वाला, इसके पास थोड़े कम टैक्स लेंगे, और इसके पास तो बहुत कम लेंगे भाई। और एक और आजकल आया है, वो है डीम्ड रेजिडेंट, है ना, एक और नई कंसेप्ट आई है निकल के, उसको बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। ये हम बाद में लेंगे, इसको डीम्ड रेजिडेंट को बाद में लेंगे, अभी मतलब अभी मत ध्यान देना इस पर, ठीक है। बाद में जब ये इनके हम रूल्स देख लेंगे ना, इन सब के, कि भाई कौन से कितने दिनों के रूल क्या बनाए हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये सारा हम जब डिसाइड कर लेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कि डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स, भाई साहब रूल्स, कि रूल्स क्या है, कैसे डिसाइड होता है, कैसे करते हैं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ भाई मजा आया, सीखने में मजा आया, कोई भी दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि बिना दिमाग पे प्रेशर डाले तुम्हारे को कंसेप्ट समझा सकूं मैं। तो भाई प्रेशर पड़े तो बता देना कमेंट करके, प्रेशर को रिलीज करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना है, जैसे मैं कहता हूँ कि बढ़ते रहो आगे, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई लोगों, हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज को, हमने देखा था, जाना था, समझा था। तो भाई रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है उसकी कैटेगरी होती है दो, कौन कौन सी होती है भाइयों, बताओ बताओ बताओ। पिछली वीडियो का रिवीजन किया नहीं किया तुमने, मेरे को सही से बता दो। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि भाई कौन आदमी पे कितना टैक्स भारत सरकार लेगी, उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस उस आदमी का डिसाइड किया जाता है। और जिसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाएगा उसको सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक तो या तो कोई आदमी भारत में रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, ये सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम यही होता है
कि क्या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो भाई उसका खेल खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर आगे कुछ चेक नहीं करेंगे, भाई नॉन रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, चलो चलो इसके पास तो ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट हो गया गलती से, तो फिर उसको और चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आदमी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो हम आगे और कंडीशन से चेक करेंगे। और हर स्तर पे चेक करने का, यानी हर लेवल पे चेक करने का, यानी कि फर्स्ट तो चेक करते हैं रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी भी कुछ कंडीशन बनाई हुई है सरकार ने। और इसके बाद जब ये वाला चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी भी कुछ कंडीशन बनाई हुई है सरकार ने। लेकिन उन कंडीशन को समझने से पहले, उन कंडीशन पे जाने से पहले, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों, हमको देखना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। और उस कंसेप्ट का नाम है असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। असेसमेंट, ASSESMENT, असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट, और भैया फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट। और ये तीन कंसेप्ट इनकम टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है भाई, जो कि यहाँ पे भी जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स जो है पढ़ेंगे हम, उसमें भी बहुत काम आएंगे। तो ये अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आएगी, पूरी इनकम टैक्स में भी दिक्कत आएगी और जिंदगी में दिक्कत आएगी। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाली बात हो जाएगी। तो आज जिसको नहीं समझ में आया वो आज ये समझ लो, इस क्लास में हम इनको समझने वाले हैं। फिर अगली क्लास में हम रेजिडेंस स्टेटस के रूल्स देखेंगे डिटेल में, क्या क्या रूल्स है, कैसे वो काम करते हैं। तो चलो, जिसको इन रूल्स का पता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो बहुत बढ़िया बात है, वो अगली वीडियो का इंतजार करना, अगली वीडियो में मिलना। जिनको नहीं पता है वो देखना, और जिनको क्लियरिटी कम है वो भी देख लेना, क्योंकि भाई साहब आज मैं एकदम 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 स्पष्ट कर दूंगा कि क्या होता है असेसमेंट ईयर, क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। जिसको भी कोई समस्या है, सारी समस्याएं आज दूर हो जाएगी। देखो, हम एक चीज समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स वालों का काम क्या होता है। इनकम टैक्स में सरकार ने इनकम टैक्स नाम की चीज को क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि जो भी लोग कमाई करे यानी कि इनकम कमाए, ठीक है, उस पे सरकार जो है टैक्स ले ले, और ये सरकार की कमाई हो जाती है। टैक्स जो है वो सरकार की कमाई है। अब भाई कमाई पे टैक्स लेना सरकार को, ये तो बात ठीक है, लेकिन किस कमाई पे लेगी, कितने टाइम की कमाई पे लेगी? भाई मैं तो आज जन्मा और मैं आज 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का यहाँ पे होगा, कितनी कमाई पे लेगी सरकार? पूरी 40 साल की कमाई पे लेगी या 30 साल की पे लेगी, 25 साल की पे लेगी? तो सरकार ने बोला भाई दिमाग ज्यादा लगाओ मत, हमें सिर्फ 1 साल की कमाई पे टैक्स चाहिए। यानी हर साल जो तुम कमाओ अगले साल में उस पर टैक्स दे दो, फिर अगले साल में जो कमाओ उससे अगले साल पे टैक्स दे दो। अच्छा, ऐसा ऐसा करती है सरकार? हाँ, हर साल जो हम कमाते हैं उस पर सरकार टैक्स लेती है। लेकिन एक और चीज समझना कि जो साल है ना, वहीं में लोचा है भाई, साल के नाम में, यानी कि ईयर में ही लोचा है। लोचा कैसे है कि भाई नॉर्मल जो आदमी होते हैं दुनिया में, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, नॉर्मल आदमी, उनके लिए साल क्या होता है, उनके लिए ईयर क्या होता है? उनके लिए ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। ये तो है नॉर्मल नादान बालकों के लिए ईयर। वो समझते हैं कि भाई यही साल होता है दुनिया में, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि एक और दूसरा ईयर होता है, एक और दूसरा ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये जो है भाई, ये वाला ईयर जो है 1 जनवरी से चालू नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल, APRIL से 31 MARCH, मार्च तक चलता है, समझ रहे हो? तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। 31 मार्च के बाद में वापस से 1 अप्रैल आ जाएगी, तो वापस से 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा और फिर 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये बिजनेस जो हो गई, सरकार जो हो गई, जो भी खाते बनाते हैं, इनकम कमाते हैं, इनकम को ही बोलते हैं फाइनेंस, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो नादान बालकों के लिए ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन फाइनेंस वाले, तुम्हारे मेरे जैसे ज्ञानी आदमियों के लिए ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब भाई मैंने ये सारी चीज क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब मैं कुछ समझाने वाला हूं कंसेप्ट, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर और कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। आप बोलोगे साहब, प्रीवियस ईयर को PY भी लिखते हैं शॉर्ट में। आप बोलोगे साहब कितने ईयर है भाई, हमने तो एक ईयर समझ रखा था, दुनिया में इतने सारे साल होते हैं। मैंने कहा हाँ भाई बहुत सारे साल होते हैं, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और नहीं आएगा ना तो इनकम टैक्स में जिंदगी झंड हो जाएगी। तो समझो, देखो भाई देखो मैं लाइनें खींचता हूँ क्योंकि रंगों से पहचान राहें आसान, तो रंगों से मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। देखो मैं चित्रकार इतना अच्छा हूँ, वो तो मैं गया नहीं भाई साहब चित्रकारी में, नहीं तो बता रहा हूँ MF हुसैन के बाद में मेरा ही नंबर आने वाला था, बता रहा हूँ मैं सच में। तो भाई देखो ये हो गया एक रंग, ठीक है। अभी दूसरा रंग और ले लेता हूँ मैं, है ना। मोहे रंग दे तू रंग रे चुनरिया सतरंगी। तो ये लो भाई, ये दूसरा रंग ले लिया मैंने, और ये लाइन मैंने एक और खींची। गुरुजी क्या लाइन खींच रहे हो, क्या चित्र बना? भाई बताऊंगा, रुक तो सही, है ना, रुको तो सही, टेंशन खा लिया भाई, सब कुछ बताऊंगा। तो ये गुरुजी 2-2 लाइन खींच दी। हाँ भाई 2 लाइन खींचती। तो मैं तो लिखता हूँ यहाँ पे कुछ, ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 अप्रैल 2022, 22 लिख दिया तो 22 हो गया ना, से 31 मार्च 22, ठीक है।
ये काले वाले तक है, अब लाल वाला लाल वाले में होगा 1 अप्रैल, ये 23 होगा ना, यहाँ पे 31 मार्च 23 में आएगी ना अगली साल में, 23 से लेके 31 मार्च 24, ठीक है। अब समझो देखो बात, अब भाई सरकार ने बोल तो दिया कि 1 साल की इनकम पे टैक्स लेंगे हम, है ना, आपकी इनकम जितनी कमाओगे उस पर टैक्स लेंगे। अब भाई 1 अप्रैल से हम, क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से हमने इनकम कमाना स्टार्ट की। ये मैंने कमाया कुछ, ये मैंने कुछ कमाया, ये मैंने और कमाया, साल आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये अगले अगले महीने आते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ साल में, भाई ये कमाता जा रहा हूँ, मैं कमाता जा रहा हूँ, 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 कमाता जा रहा हूँ। अब सरकार बीच में आती है यहाँ पे, बोलो भाई टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। मैं बोला सरकार अरे ऐसे क्या कर रहे हो, 1 साल पे लोगे ना टैक्स। सरकार ने कहा हाँ, तो 1 साल खत्म तो होने दो, 31 मार्च को खत्म होगा 1 साल, अभी तो बीच में आए हैं, अभी तो और कमाने दो। सरकार ने बोला अच्छा ऐसा है क्या, बोला हाँ। फिर मैं वापस कमा रहा हूँ, वापस कमा रहा हूँ, कमाता जा 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 रहा हूँ। यहाँ पे भाई 31 मार्च आ गया और सरकार 31 मार्च को मेरे पास आई, बोले टैक्स दो भाई, टैक्स दो। मैंने कहा भाई सरकार क्या पागल हो गए, मैंने पहले ही बता दिया तुमको कि 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो भाई 31 मार्च तो आज है, लेकिन 12 बजे तक 31 मार्च है, सरकार क्या समझेगी, है ना। तो 12 बजे पहले तो तुम टैक्स नहीं मांग सकते मेरे से, क्योंकि 12 बजे तो खत्म होगा साल। फिर तो मुझे पता चलेगा कि इस साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितना पैसा कमाया, और फिर तो मैं, मेरे को जब तक ये नहीं पता चलेगा पैसा कितना कमाया तो मैं टैक्स कैसे दूंगा तुम्हें। सरकार ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, मैंने कहा हाँ। तो फिर सरकार ने बोला फिर तो मतलब तुमने इस साल में जो कुछ कमाया, मतलब तुमने इस साल में जो भी कुछ कमाया, मतलब देखो ये वाले साल में तुमने जो भी कुछ कमाया उस पर टैक्स मेरे को अगली साल में मिलेगा। मैंने कहा सरकार हाँ, क्योंकि इस साल मैंने कितना कमाया वो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना। इस साल की जब तक 12 नहीं बजेगी और 31 मार्च पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई पूरे 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितना कमाया। और जैसे ही 12 बजेगी तो फिर 12 बजे बाद में 1 अप्रैल आ जाएगा, और 1 अप्रैल तो भाई ये है ना, 1 अप्रैल तो नई साल चालू होगी, ये वाला नई साल 23 वाली, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक नई साल चालू होगी। तो मतलब ये झंझट आ रहा है भाई कि इस साल में जो कमाएंगे उसका कैलकुलेशन तो अगली साल में करना पड़ेगा। बोलो हाँ सब करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल की कमाई तो रात को 12 बजे पता चलेगी, और 12 बजे बाद में तो 1 अप्रैल नया आ जाएगा। तो भाई इस झंझट की वजह से 2 नए कंसेप्ट निकल के आए, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर, मैं काले अक्षरों में लिखता हूं, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। अभी देखना हिंदी में जब लिखूंगा तो एकदम चीजें बढ़िया समझ में आएगी। यहां से मिटा लो, थोड़ा सा मिटा लो, कुर्सी मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो प्रीवियस ईयर को मैं काले अक्षरों में लिखता हूं। प्रीवियस ईयर जो है ना, यहां पे मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं हिंदी में गत वर्ष, और जो ये असेसमेंट ईयर है इसको बोलते हैं हिंदी में कर निर्धारण वर्ष। अब देखो क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है कर निर्धारण वर्ष, क्योंकि मैंने बताया कि 12 बजे तक जो कमाऊंगा मैं, यहाँ पे 31 मार्च को 12 बजे तक जो कमाऊंगा उसकी फिर कैलकुलेशन अगली साल में ही हो सकेगी, क्योंकि 12 बजे बाद में तो 1 अप्रैल चालू हो जाएगा। तो भाई जो भी मैं कमा रहा हूं इस साल में उसका निर्धारण कौन सी साल में हो रहा है, अगली साल में, है ना। तो इसीलिए ये अगली साल जो है इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, क्योंकि यहाँ पे निर्धारण करते हैं कि भाई कितना रुपया कमाया उस पर कितना कर मतलब टैक्स बनेगा। तो जिस साल में बैठ के हम कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलेंगे हम कर निर्धारण वर्ष। और जो कर निर्धारण वर्ष है जिसमें हम बैठ के अब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई इसने कितनी इनकम कमाई, इस पर कितना टैक्स इसको देना है, इस वर्ष में बैठ के हम कौन से वाले साल की कर रहे हैं, पिछले वर्ष की, है ना। तो इस पिछले वर्ष को क्या बोलते हैं, गत वर्ष या फिर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला वर्ष, पिछले को गत बोलते हैं हिंदी में। तो बस कुछ नहीं है, बस ये है कि भाई इस साल की कमाई की कैलकुलेशन हमें अगले साल में बैठ के करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन को बोलते हैं निर्धारण, और निर्धारण को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको असेसमेंट ईयर बोल दिया। और असेसमेंट ईयर में कौन से साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, पिछले साल की पूरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। तो इसको इसलिए बोल दिया प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछला साल या फिर गत वर्ष। तो भाई ये कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। और जब हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में जो बेसिक कंडीशन पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो एडिशनल कंडीशन पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत नाम आएगा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर वो जहां पे बैठ के कैलकुलेशन हो रही है सब कुछ, है ना, इनकम की, रेजिडेंशियल स्टेटस की, सारी कैलकुलेशन यहां बैठ के होगी इस साल में। लेकिन वो कैलकुलेशन होगी किसके बारे में, पिछले साल के बारे में, कि भाई पिछले साल कौन कितने दिन भारत में रहा, किसने कितनी इनकम कमाई, उस सारी पिछले साल की कैलकुलेशन अगले साल में बैठ के होगी। जिस साल में बैठ के कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं, जिस साल में बैठ के कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं मेरे मित्रों असेसमेंट ईयर। और जिस साल के लिए कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। समझ गए? कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें वो डाउट्स को भी मैं ले लूंगा। टेंशन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज ढंग से समझ में आनी चाहिए। और ये कंसेप्ट तो स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर असेसमेंट का एकदम ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेस है इनकम टैक्स का। अगर ये दिमाग में नहीं बैठा तो इनकम टैक्स कभी भी दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना, जैसा मैं कहता हूं कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।
जय हिंद भाई लोगों, क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कुछ बेसिक बातें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। और आज ये भाई तीसरा पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक का। और आज वाले पार्ट में भाई खत्म करेंगे टॉपिक को। तो पिछले 2 पार्ट अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। उसके बाद में कंसोलिडेटेड वीडियो भी सब सारे पार्ट मिला के वीडियो में डाल दूंगा, उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी पीछे जाके देख लेना। अभी आज हम जो है रूल्स देखने वाले हैं। आज ये फाइनल हो जाएगा खत्म। रूल्स का मतलब भाई रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे कैसे डिटरमाइन है भाई। इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो भाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन किया कैसे जाएगा। डिटरमाइन का मतलब निर्धारण, निर्धारण कैसे करेंगे हम कि कोई रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या रूल बनाए हुए हैं और वो कैसे काम आते हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो, मैंने भाई बताया था कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि ये है एक बहुत ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लाल आंखें, रंग सुनहरा, मुझे गाना नहीं आता, इतना ही आता है। तो भाई ये बहुत खुश है। अब इसका हमें निर्धारण करना है कि ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है क्या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, कैसे हम करेंगे ये काम। तो उसके लिए हमें भाई 2 हिस्सों में इसको बांटना पड़ता है। मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि या तो ये होगा रेजिडेंट या फिर ये होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट। और अगर ये रेजिडेंट हो गया तो फिर इसको 2 पार्ट में और बांटा जाएगा कि या तो ये होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर होगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये वाला जो आदमी है ये सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर ये थोड़ा कम देता है, ये सबसे कम देता है। इस तरीके से घटते हुए क्रम में इधर से इधर चलते हैं हम। ठीक है, तो अब भाई कोई कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है ये कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में भाई एकदम बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करते हुए सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि भाई ये सारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला झंझट क्यों है, तक कि भाई कौन कितना भारत में रह रहा है, कौन कितना नहीं रह रहा है। उस चक्कर में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रहने वाला ज़्यादा मजे ले रहा है भारत के, तो उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे। कम रहने वाला कम मजे ले रहा है तो उससे कम टैक्स लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, है ना। तो वो तो उसके लिए पिछली वीडियोज आप जाके देख लेना भैया, सब समझ में आ जाएगा। आज हमें ये देखना है कि भाई कौन ज़्यादा रह रहा है कौन कम रह रहा है, वो कैसे डिसाइड होगा। कितने दिन को हम मानेंगे कि ज़्यादा है और कितने दिन को हम मानेंगे कि कम है। 1 मिनट देना, मैं कुछ सेट कर लेता हूँ अपना। तो देखो भैया, इसके लिए सीधा सा हिसाब किताब ये है, सीधा सा हिसाब किताब ये बनाया गया कि भाई सारी कम्युनिटी जो थी ना, वो आदमी जो चाय पानी पी रहे थे, समोसे वमोसे खा रहे थे, बैठे थे कि भाई कौन ज़्यादा रह रहा है कौन कम रह रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो उन लोगों ने बैठ के, जो कमेटी थी चाय पानी पी रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा हिसाब लगाया भाई, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा। उन्होंने कहा कि भाई साल जो होता है, साल मान लो ये पूरा साल है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो बोला ज़्यादा रहेगा कौन भाई, जो आधे साल से ज़्यादा भारत में रह रहा है तो वो ज़्यादा रह रहा है। मतलब सीधी सी बात है ना, क्योंकि यार आधे साल से ज़्यादा तुम भारत में रह लिए तो इसका मतलब तुम ज़्यादा रह रहे हो। तो जो आधे साल से ज़्यादा रहेगा उसको रेजिडेंट बोल देते हैं साहब, और क्या। अल्लो, सीधी सी परिभाषा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, बोला हाँ। तो फिर आधे साल वो कैसे मानेंगे भाई, कैसे निकालेंगे आधा साल। तो उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने बहुत कम दिमाग लगाया भाई, दिमाग लगाया नहीं उन्होंने कहा कि भाई 365 दिन होते साल में, हाँ जी 2 का भाग दो, दे देंगे साहब। तो कितने आएंगे, ये आएंगे 182.5। अच्छा 182.5 आते, देख लेना अपना कैलकुलेशन निकालना, मेरे हिसाब से तो इतने आने चाहिए। तो भाई इतने आ रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इस 0.5 को हटाओ यार, 0.5 क्या होता है, 182 ले लो अपने। तो कि जो आदमी 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा भारत में रहेगा उसको हम रेजिडेंट बोल देंगे भाई, सीधा सीधा, ऐसी तैसी दुनियादारी की। ये लो भाई, हो गया हिसाब। उन्होंने कहा भाई ऐसा, हाँ ऐसा ही, 182 दिन से ज़्यादा रहेगा वो हो जाएगा रेजिडेंट। तो फिर ये तो उन्होंने फाइनल कर लिया कि भाई 182 दिन यानी आधी साल है ना, 182 डेज आधा साल, उससे ज़्यादा कोई रहेगा तो भारत में उसको रेजिडेंट बोल देंगे। लेकिन भाई फिर प्रॉब्लम क्या आई, फिर एक और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम कि भाई हर आदमी तो 182 दिन नहीं रहेगा ना, कई आदमी 182 दिन से कम भी रहेंगे। अब कम रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई कम रहेंगे तो फिर वो रेजिडेंट क्लासीफाई नहीं हो पाएंगे, यानी उनको रेजिडेंट हम नहीं बोल पाएंगे, और जिसको रेजिडेंट नहीं बोल पाएंगे उसके पास ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाएंगे। और सरकार का भाई मानो ना मानो एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे जैसे लूट ले लोगों को, टैक्स ही टैक्स ले लें। तो कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करेंगे 182 दिन। तुम तो अगर एक ही कंडीशन रख दोगे 182 दिन वाली, मेरे भाइयों, उन्होंने कहा आपस में बैठ के, सरकार ने कहा उनको कि भाई तुम लोग हमने बिठाया था कि हमको तुम जरा टैक्स दिलाओ भाई, तुम तो हमारा नुकसान करा रहे हो, हाँ ऐसे मत करो भाई। तो देखो तुम 182 दिन की अगर एक ही कंडीशन कर दोगे तो बहुत कम लोग आएंगे भाई, फिर टैक्स कम मिलेगा। तो फिर एक काम करो, एक और कंडीशन बनाओ, कोई ऐसा करो कि और भी लोग लपेटे में आ जाए, जो 182 दिन से कम भी रह रहे हैं वो भी लपेटे में आ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करना है कि सरकार बोला हाँ, बोला ठीक है। तो फिर सरकार एक कंडीशन तो हो जाएगी कि 182 डेज और मोर भारत में रहे, ठीक है, ये तो एक कंडीशन। अब वो सरकार ने जब बहुत जोर दिया तो उन्होंने दूसरी कंडीशन ही बनाई। दूसरी कंडीशन क्या बनाई, दूसरी कंडीशन ये बनाई कि भाई प्रीवियस ईयर में, ये सारा प्रीवियस ईयर में देखते अपन है ना, मैं सब कुछ समझा चुका हूं पहले। प्रीवियस ईयर में ऊपर लिख भी दूं, लिख दो भाई, ठीक है। तो भाई सरकार ने कंडीशन दूसरी बनाई, दूसरी सरकार ने बोला कि भाई एक और कंडीशन लगाओ, एक और कंडीशन लगाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सरकार लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा भाई प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहे, 60 दिन रहे है ना, 60 डेज।
और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, 1 2 3 4, इन चारों सालों में मिला के कितने दिन रहे बताओ? 365 दिन या उससे अधिक, 365 डेज और मोर भारत में रहे। भाई ये दूसरी कंडीशन बना दी। अच्छा अब देखो क्या कर दिया सरकार ने, भाई सोचो इस चीज को। 182 दिन बनाई थी, 182 दिन सब लोग नहीं रहते, तो फिर उन्होंने कहा कि 60 दिन भी ले लेंगे भाई। 182 दिन नहीं रह रहा है कोई, तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो पिछले साल में 60 दिन रहा। अगर इसका उत्तर आता है यस, तो फिर हम और चेक करेंगे कि क्या वो पिछले साल से भी पिछले 4 सालों में मिला के, टोटल मिला के 365 दिन से ज्यादा रहा। उसका भी उत्तर आता है यस। तो खुशखबरी, बधाइयां जी, बधाइयां, मिठाई बढ़वा दो जी, चॉकलेट बढ़वा दो जी, ढोल नगाड़े बजा दो, बम बम फुटवा दो, तुम रेजिडेंट क्लासीफाई हो गए हो, है ना। अब देखो, अब समझता हूँ फ्लो चार्ट से, इस चीज को समझाता हूँ मैं फ्लो चार्ट से, ठीक है। ये अपना बंदा है, इसकी कोई बंदी भी होगी, जो भी है, अपने को मतलब नहीं भाई। दूसरों के काम में अपने को टांग क्यों लगानी, अपने को अपने से काम ध्यान रखना ना, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। तो भाई ये अपना बंदा है। अब ये बंदा जो अपना है, इसके अपन देखो फ्लो चार्ट बनाते हैं। इस बंदे को सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बंदे बोले हाँ तू भाई प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा या नहीं रहा या नहीं रहा, है ना। तो ये दो बात बोल सकता है कि यस साहब रहा, या फिर ये बोल सकता है कि नो साहब नहीं रहा, ठीक है। अगर ये यस बोलता है तो भाई बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, तुम रेजिडेंट हो गए साहब, रेजिडेंट तुम क्लासीफाई हो गए। अभी हम रेजिडेंट तक ही देख रहे हैं, उसके बाद में हम रेजिडेंट से आगे कैटेगरी भी देखेंगे। अगर वो बोलता है नो, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा भाई तू 182 दिन तो नहीं रहा, तो फिर एक बार बता भाई तू प्रीवियस ईयर में जो है 60 डेज या उससे ज्यादा रहा क्या, या और मोर। इसके भी दो उत्तर दे सकता है ये, कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस रहा, या फिर ना जी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे इस पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने पूछा भाई 60 डेज और मोर तू रहा या नहीं रहा भाई मेरे, तो उसने बोला यस, या फिर वो बोल सकता है नो। दो ही तो उत्तर हो सकते हैं ना भाई, एक क्वेश्चन के दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो 60 दिन से ज्यादा तो पिछले साल में भारत में रहा क्या, वो बोलता है यस। अच्छा यस, तो भाई अभी इसको रेजिडेंट क्लासीफाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे तीर का निशान लगा के रेजिडेंट हो गया जी, बताया नहीं, अभी अगर वो यस बोलता है तो फिर हम ये और पूछेंगे उसको एक और चीज, अच्छा भाई तू पिछले साल तो 60 दिन से ज्यादा रहा, ये बता हमको कि पिछले साल से पिछले 1 2 3 4 चारों सालों मिला के तो 365 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा क्या। अगर वो इसका भी उत्तर बोलता है यस, इसका भी उत्तर दो होंगे ना, इसके भी उत्तर दो होंगे ना, कि भाई या तो होगा यस या होगा नो। अगर वो यहाँ यस बोल देता है तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, तुम हो गए रेजिडेंट। लेकिन अगर यहाँ नो बोल देता है तो भाई फिर तो तुम हो गए बदकिस्मती से नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये तो यहाँ हो गया। अगर वो यहीं पे नो बोल देता है कि भाई 60 दिन ही नहीं रहा मैं तो पिछले साल, 182 दिन तो रहा नहीं और 60 दिन भी नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे भी वो नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट अगर वो क्लासीफाई हो गया तो उसका आगे फिर कुछ नहीं देखेंगे हम, उसका काम हो गया खत्म, ठीक है। उसका कोई लेन देन नहीं है भारत में, इतना ही काम है उसका, जितना था वो कर दिया उसने, ठीक है। अब भाई ये चीज आप समझ पाए नहीं समझ पाए, दोबारा से देख लो, एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज ना एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो मजा आ जाएगा। बंदा था अपना बंदा, बंदे तेरा रहे नहीं रहे ठिकाना। तो भाई ठिकाना नहीं है इसका, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हम चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है, ठिकाना वही तो देख रहे हैं हम। तो भाई बंदे तो 182 दिन रहा, बंदा बोलता है हाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ, रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया। ये बोलता है ना बोला, अच्छा तो फिर ये बता कि 60 दिन रहा पिछले साल में, ये बोलता है ना रहा, तो भाई ये लो नॉन रेजिडेंट हो गया तो है ना, भाग जा, तेरे पास टैक्स नहीं लेंगे ज्यादा। लेकिन बोलता है हाँ, अच्छा हाँ बोला, अच्छा 60 दिन के लिए तूने हाँ बोला, हाँ जी हाँ बोला, तो फिर ये देखेंगे कि भाई तू पिछले प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 वर्षों में। देखो यहाँ तो हम बैठ के कैलकुलेशन करें, जो असेसमेंट ईयर मैंने समझा ना, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो नहीं होता, उसके पीछे ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के भी पीछे के 4 साल, 1 2 3 4, तो इन 4 सालों में 365 दिन देखेंगे और इसमें 60 दिन देखेंगे। तो यहाँ पे 60 दिन में अगर यस बोलता है तो बोलेंगे भाई पिछले जो 4 साल उसमें 365 दिन रहा, वो बोलता है यस, तो बोलेंगे बधाइयाँ जी बधाइयाँ, रेजिडेंट बन गया चोरा हमारा। और नो बोलता है तो भाई नॉन रेजिडेंट। और अगर 60 दिन के लिए यहीं पे नो बोल दे तो नॉन रेजिडेंट तो वैसे हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक कंडीशन, समझ गए। अब बेसिक कंडीशन लिख ले हम, क्योंकि समझा तो मैं सब कुछ चुका हूँ। तो बेसिक कंडीशन लिखेंगे, बेसिक कंडीशन बोलते हैं इनको, सच में ही बेसिक कंडीशन बोलते हैं इनको। ये किस लिए होती है, ये डिसाइड करने के लिए होती है, टू डिसाइड वेदर WHETHER ए पर्सन, थोड़ा सा मैं माइक सेट कर लेता हूँ मेरा, पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो भाई कैसे डिसाइड होगा कि अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक, इफ ए पर्सन सेटिस्फाइज एनी ऑफ द टू बेसिक conditions, then he or she will be classified as
रेजिडेंट इन इंडिया। अदरवाइज, भाई हिंदी अनुवाद भी कर दो, टेंशन मत लो। अदरवाइज ही सी विल बी क्लासिफाइड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, तो भाई ये हो गया कि भाई कोई भी पर्सन, देखो अब हिंदी अनुवाद करते हैं इसका, कोई भी पर्सन अगर सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करता है एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन जो मैंने बताई ना, उनमें से किसी भी एक को, दोनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, एक को भी करता है, देन वो आदमी या फिर लुगाई जो है क्लासिफाई हो जाएगा रेजिडेंट। भारत में रेजिडेंट क्लासिफाई उसको हम कर देंगे, भाई तू तो रेजिडेंट है हमारे भाई, तू तो रेजिडेंट है, ठीक है। अगर वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अदरवाइज का मतलब हो गया कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको बोल देंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है, हो गया भाई। अब भाई हमारा ये था कि ये बंदा था हमारा, ठीक है, इसको या तो हमें रेजिडेंट बताना था कि या तो रेजिडेंट होगा बेसिक कंडीशन के हिसाब से, या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट एनआर लिख दूंगा यहाँ पे, लिख दो भाई। तो नॉन रेजिडेंट हो गया, उसका तो पट्टा ही खत्म भाई, उसका तो खल्लास काम, उसके आगे कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर रेजिडेंट कोई गलती से होगा तो फिर भाई और चेक करना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट में भी या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आर एंड NOR, समझ रहे हो। तो अभी आगे की जो चीज चेक करनी है ना हमें, कि जो रेजिडेंट क्लासीफाई तो हो चुका है भाई हमारा, लेकिन अब इसमें हमको चेक करना है कि क्या ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर ये रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, तो ये हमें देखना भाई कि इसका अब कैसे निर्धारण करेंगे, हम कैसे ये पता लगाएंगे। तो कैसे निर्धारण करेंगे भाई, तो इसके लिए फिर बेसिक कंडीशन तो हम देख चुके थे। बेसिक कंडीशन तो मैं लिखा नहीं मैंने शायद बेसिक कंडीशंस को। बेसिक कंडीशन तो जो कि रेजिडेंट है यानी वो निर्धारण करने के लिए हमने बेसिक कंडीशन थी, वो कौन सी थी? पहली तो ये थी कि इफ अ पर्सन रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 182 days or more in the previous year, कि भाई जो गत वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहे। दूसरी कंडीशन थी, और इसके ना दोनों कंडीशन बीच में और लगा हुआ है भाई, ये ध्यान रखना कि दोनों साथ में नहीं पूरी करनी है। और अरे ये और क्यों बता रहा हूँ बार बार मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो कंडीशन हम ये वाला निर्धारित करने के लिए करेंगे ना, कंडीशन जो देखेंगे कि वो फिर रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया, तो फिर इन दोनों में से वो कौन सा है, उन कंडीशन को दोनों को पूरा करना पड़ेगा। उसमें और नहीं है, उसमें एंड है, तो एंड और को समझो। और का मतलब होता है कि भाई कोई भी दोनों में से एक पूरी करे तो काम हो गया अपना, और एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ पूरी करनी होगी, समझ रहे हो। तो ये बेसिक कंडीशन है जो लिख रहा हूं मैं, तुम भी लिख लेना। दूसरा, इफ अ पर्सन resides in India for 60 days or more in previous year and resides in India for 365 days or more in the 4 years immediately preceding the previous ईयर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई इस पिछले साल में यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं इस साल में, तो इससे पिछले साल में तो यहाँ पे 60 दिन रहे, और बाकी पिछले 4 साल इन्हें मिला के 365 दिन रहे। यही बात मैंने लिखवा दी, तुम भी लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, हो गया, ठीक है। अभी देखो बेसिक कंडीशन जो थी ना हमारा रेजिडेंट डिसाइड करने में, कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है, ये 2 कंडीशन है। लेकिन जो ये दूसरी कंडीशन थी ना कि भाई एक तो उन लोगों ने चाय समोसे खाते हुए बोल दिया कि भाई चलो आधा कर दो, साल का 182 दिन हो गए, जो 182 दिन से ज्यादा रहे वो भारत में हो गया रेजिडेंट। लेकिन जो दूसरी कंडीशन लपेटे में लेने के लिए सरकार ने बोला था कि भाई एक कंडीशन और बनाओ जिससे औरों को भी लपेटे में ले लें। तो ये जो लपेटे में लेने वाली कंडीशन है ना, इसमें कुछ लोगों को छूट दी हुई, दूसरी कंडीशन से कुछ लोगों को छूट दी हुई। किन को दी हुई छूट, ध्यान देना इस चीज का, ध्यान देना। एक तो वो पर्सन जो कि भारत का रेजिडेंट है, कोई आदमी, देखो पहला नंबर लिख रहा हूं मैं, 2 लोगों को छूट दी हुई है, ठीक ना। भारत का जो सिटीजन है, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करता है, देखो समझना, धीरे धीरे एकदम ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। कि भाई भारत का कोई सिटीजन है जो कि भारत से बाहर जाता है, लीव्स इंडिया, है ना, भारत से बाहर जा रहा है कोई, भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक, ध्यान रखना नागरिक की बात हो रही है। नागरिक भारत से बाहर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, या तो जॉब करने के लिए, या फिर
या फिर किसी इंडियन शिप यानी भारतीय जहाज के क्रू मेंबर के हिसाब से, क्रू मेंबर के रूप में, समझो इस चीज को क्या बोल रहा हूं मैं, ये कि भाई 182 दिन की कंडीशन तो दुनिया पे, सारी दुनिया पे लगेगी। दूसरी कंडीशन इसलिए बनाई थी कि और लोगों को भी लपेटे में ले लें कि भाई तुम 182 दिन नहीं रह रहे, है ना, जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था कि भाई तुम 182 दिन नहीं रहे, कोई बात नहीं, 60 दिन वाले देख के तुमको लपेटे में ले लेंगे। लेकिन सरकार ने ये बोला कि भाई देखो, दूसरे लोगों को लेते हैं वो तो ठीक है, विदेशियों को लपेटे में ले रहे हैं ठीक है, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको तो लूटना ही यार, विदेशियों ने हमें लूटा, हम उनको लूटें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो हमारे खुद के सिटीजन है भाई, नागरिक है, और नागरिक तो है ही है, ये बेचारे भारत से बाहर और जा रहे भाई, अपने घर वालों से दूर, अपनी जो जाने मन जो भी है उससे दूर जा रहे भाई, ये समझ रहे हो? इनके दिल का दर्द समझो भाई तुम, इनके दिल का दर्द तुम्हें समझना होगा यार। मतलब जॉब करने के लिए वो इतनी दूर जा रहे हैं, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, तो इसके दिल में दर्द समझो यार कितना है। और ये भी जो भाई है अपना दूसरा, जो कि जहाज पे काम करता है, और जहाज भारत को छोड़ के दूर कहीं जा रहा है, और उस जहाज पे भी बैठा है क्योंकि उस जहाज में काम करता है, और जहाज इंडियन होना चाहिए, जहाज, विदेशी जहाज की बात नहीं करें, तो ये भी दूर जा रहा है भाई अपने अपनों से। अपने तो अपने होते हैं, इनके दिल का दर्द समझो यार। तो ये कमाने के लिए बेचारे बाहर जा रहे हैं, एक तो भारत के नागरिक है, हमारे खुद के आदमी है यार ये, है ना, और जॉब करने जा रहा है, एक भारत के शिप पे बैठ के जा रहा है, तो भाई इनको लपेटे में नहीं लेंगे, इन पे इतना हम जुल्म नहीं करेंगे कि भाई एक तो इतनी दूर जा रहे हैं, इतना दिल इनका दुख पा रहा है, और हम बोले कि नहीं भाई तुम हमको टैक्स भी दे दो, तुम 60 दिन तो रह लिए ना, अब देख दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो सरकार ने क्या कहा भाई, इनको छूट देते हम कि इन पे 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लागू होगी, इन पे 182 दिन वाली कंडीशन ही लागू होगी। अगर ये 182 दिन नहीं रहते, ये बस दो आदमियों के लिए, दो टाइप के आदमियों के लिए, जो भारत का सिटीजन है सबसे पहली बात, और वो भारत से बाहर जा रहा है किसी जॉब के लिए, या फिर भारत से बाहर जा रहा है भारतीय शिप के किसी क्रू मेंबर के रूप में, तो इनके ऊपर 182 दिन वाली ही कंडीशन अप्लाई होगी, और दूसरी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया एक, है ना। और दूसरे एक और टाइप के आदमी को छोड़ा है हमने। किसको छोड़ा है कि भाई जो आदमी भारत का या तो सिटीजन हो, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। भाई ये क्या चीज होती है, इसको हम POI बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो भाई ये क्या चीज है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिसके दादा परदादा कोई सरदादा कोई भारत के नागरिक थे, लेकिन फिर वो बाहर किसी काम से विदेशों में चले गए, और फिर उनकी औलादे भी विदेशों में हुई है, लेकिन धरती से तो जुड़े हुए ना भाई, स्वदेश है ना, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, मुझे है पुकारा। तो भाई किसी ने स्वदेश फिल्म देख ली, और स्वदेश फिल्म देख के उसके भी मन में इमोशन आ गए, भाई मैं भी मेरे देश भारत की मिट्टी में जाके वहां पे घूमूंगा। तो भाई एक तो आदमी विदेश चला गया था कमाने के लिए, वो अपने देश से प्रेम करता है, इसलिए देश में वापस आ रहा है घूमने के लिए, है ना, मतलब विदेश रहने लगे, ये सारा काम इनका विदेश में हो गया, विदेशी सिटीजन ये बन गए, लेकिन थे इनकी जड़ें जो है वो भारत में थी। किसी टाइम पे इनके दादा परदादा या फिर बाप और भारत में रहते थे, और या फिर ये खुद भारत का सिटीजन है, विदेश से आ रहा है भारत में घूमने के लिए। और भाई विदेश से घूमने के लिए बेचारा आएगा तो कम से कम 60-70 दिन तो घूमेगा, और जैसे ही वो 60 दिन से ऊपर घूमा, तुम तो आ जाओगे उठ के भाई नहीं तुम तो 60 दिन रह लिया, अरे दे दे पैसे, दे दे टैक्स दे। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा ना। जो भारत का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति है, या फिर भारत का नागरिक है, अगर वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि गत वर्ष में, मेरे भाइयों गत वर्ष में अगर वो घूमने के लिए भारत आता है, तो फिर उसके 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी, उस पे भी हम 182 डेज वाली कंडीशन ही लगाएंगे। इस कंडीशन को भूल जाएंगे कि हमने भूल गए भाई, हमें को पता ही नहीं ये भी कंडीशन है क्या, इन दो लोगों के मामले में, समझ रहे हो, ठीक है। और बाकी लोगों पे तो लपेट देंगे, दोनों कंडीशन में से किसी को भी सेटिस्फाई किया उसको रेजिडेंट क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लेकिन है, इस इनकम टैक्स में इतने सारे लेकिन है कि दिमाग खराब हो जाता। पर भाई दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे लगेगा कि भाई क्या मतलब क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्या क्या कहाँ पे क्या कंडीशन, लेकिन बाद में पता चल जाएगा सब कुछ। तो देखो ये दूसरी जो कंडीशन है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली, है ना, ये वाली, इसको तो भूल जाओ। कि सिटीजन है भारत का, बाहर जा रहा है जॉब के लिए या फिर शिप के साथ बाहर जा रहा है, तो इस पे तो बहुत दया दिखाई सरकार ने, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है भाई, तुम्हारे लिए तो 182 डेज ही है, तुम तो टेंशन फ्री रहो। लेकिन जो दूसरा जो आदमी है ना, दूसरा जो आदमी है यानी कि जो भारत का सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भारत घूमने के लिए आ रहा है, यानी वो बाहर बैठा था, मजे ले रहा था बाहर, भाई मजे ले रहा था। ये एक तो भारत से बाहर जा रहा है बेचारा जॉब करने के लिए, है ना, या फिर जहाज से बैठ के भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन कोई भारत से भारत में आ रहा है, उस पर थोड़ी सी एक कंडीशन और लगा दी कि भाई अगर ये आदमी भारत में घूमने के लिए आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भारत के सोर्सेज से, यानी कि इंडियन सोर्स से इसकी इनकम जो है वो 15 लाख से ऊपर तो नहीं है, रुपीस 15 लाख से ऊपर तो नहीं है। मतलब क्या मतलब समझो, देखो ये हमारा देश भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका छोटा सा, ठीक है, तो ये कोई यूएस है, मान लो यूएसए,
ठीक है। तो यहाँ से कोई आदमी यहाँ आ रहा है भारतीय, या तो वो नागरिक है, सिटीजन है, या पीओआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब दोनों केस में समझो, सिटीजन का मतलब तो ये भारत का नागरिक है, यानी भारत में ही रहा हुआ है बहुत दिनों से, और पीओआई का मतलब इसके दादे परदादे रहे हुए हैं। तो मान लो इनके दादे परदादों की या इसकी खुद की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी थी और उसको इसने किराए पे दिया हुआ है ना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, किराए पे दिया हुआ है। अब खुद चला गया भाई बाहर, खुद यूएसए चला गया, ठीक है। अब इसका किराया आता है मान लो 50 लाख रुपए साल का, है ना, 50 लाख रुपए साल का इसका किराया आता है। अब भाई ये बात बताओ मेरे को, इसकी भारत में इनकम है ना 50 लाख रुपए, और ये जो है भारत से बाहर ही रहता है, ठीक है, ठीक है। क्यों रहता है बाहर? कि भाई इसको टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है। और फिर घूमने के लिए बाहर आ जाता है, तो मन की भी निकल जाती है कि भारत में जो इमोशन जुड़े वो इमोशन भी पूरे हो जाते हैं, और अपनी जो है जिससे भी मिलना होता है उससे मिल मिला के चला जाता है, ठीक है। समझ गए तुम? हाँ समझ गए, मेरे को पता, तुम बहुत होशियार हो। तो भाई ये बात बताओ, ये बाहर भी रह रहा है, मजे भी ले रहा है भारत में आके, है ना, बाहर भी रह रहा है, और भारत से कमाई पे टैक्स भी नहीं देगा भाई, कम टैक्स देगा, ये क्या बात हो भाई? तो फिर सरकार ने क्या कहा, भाई ऐसे लोगों को लपेटे में ले ले जो दिमाग डेढ़ होशियारी लगाते हैं ना, कि भारत से बाहर जा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, फिर भारत में घूमने के लिए भी आ रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, इस दूसरे रूल का कि भाई घूमने आ रहे हो तो 182 दिन ही लेंगे, 60 दिन ही लेंगे। तो उन लोगों को लपेटे में ले ले। सरकार बोला कि भाई देखो, कोई भी आदमी जो इंडियन सोर्स से, जो या तो भारत का नागरिक है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और वो भारत घूमने आ रहा है, और उसकी इंडियन सोर्स से इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर भाई जो ये 182 दिन वाली कंडीशन हम इस पे लगा रहे थे ना, 60 दिन वाली कंडीशन लगा रहे थे ना, कहाँ गई 60 दिन वाली, 60 दिन वाली, ये वाली 60 दिन वाली कंडीशन, ये 60 दिन तो नहीं लगाएंगे, इस 60 दिन को हम 120 दिन कर देंगे, सिर्फ इन लोगों के लिए जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो इन पे क्या लगेगी कंडीशन कि वो प्रीवियस ईयर में 120 दिन और प्रीवियस ईयर से पहले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहेंगे, तो फिर वो भारत के रेजिडेंट हो जाएंगे डिक्लेयर। तो सिर्फ इस कंडीशन में, जब वो सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और वो घूमने फिरने आ रहा है और उसकी भारत के सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ही 120 दिन होगी, अदरवाइज टेंशन खत्म, कोई दिमाग नहीं रहा ना, 182 दिन रहेगा सबके लिए। समझ गए? भाई इनकम टैक्स थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होगा है, और नहीं होगा तो भाई इनकम टैक्स किस तरीके का इनकम टैक्स, जब दिमाग तुम्हारा खराब नहीं हो तो ये तो हो गया भाई हिसाब किताब अपना, है ना, कि जो है इस आदमी को क्लासिफाई हम कर देंगे, ठीक है। अब मेरे भाइयों, अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, पहली तो बेसिक कंडीशन हमने देखी थी, बेसिक कंडीशन मैंने तुमको बताई थी, देखो यार ये बेसिक कंडीशन थी दो, है ना, ये बेसिक कंडीशन थी। अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो आदमी पूरा कर दे, जो प्राणी पूरी करे, और एक बार मैं देख लो भाई मेरी रिकॉर्डिंग तो चल रही, क्या पता चले मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भाई। तो बेसिक कंडीशन जो पूरी करे उसके लिए प्रस्तुत है, पेश है एडिशनल कंडीशन, यानी कि सिर्फ उसी आदमी के लिए चेक की जाएगी जो बेसिक कंडीशन पूरी करे। तो एडिशनल कंडीशन भी भाई दो है, जैसे बेसिक कंडीशन दो थी, एडिशनल कंडीशन भी दो है। लेकिन एडिशनल कंडीशन में मेन चीज ये है कि एडिशनल कंडीशन दोनों एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। अगर दोनों एक साथ पूरी नहीं करता है तो फिर क्या होगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले एडिशनल कंडीशन हम देख लेते हैं। एडिशनल कंडीशन हम देख लेते हैं भाई, देख तो लें एक बार, मजा तो आ जाए, मजा ही आना चाहिए। नीला रंग लो, नीला ले लो। पहली कंडीशन क्या है? सुनना, आराम से सुनना, ध्यान लगाना, दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग खराब होएगा, होना भी चाहिए। इनकम टैक्स में दिमाग खराब नहीं हुआ तो किस तरह की इनकम टैक्स हो भाई। और भारत की इनकम टैक्स में तो भाई 1000 रूल है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर के, देखो समझना, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 ईयर्स में किन्हीं 2 ईयर्स में भारत में रेजिडेंट रहा हो। अब भाई क्या है भाई, क्या है ये, दिमाग खराब हो गया। तो देखो समझो, यहां पे हम बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वाला हमारा ईयर है जो कैलकुलेशन का, मैं इसको रेड से कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कैलकुलेशन का ईयर है, और ये हमारा ब्लैक में जो है वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, ये कैलकुलेशन का ईयर। अब ये भाई ऐसे बोल रहा है कि भाई इस प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में मेरे भाई, किन्हीं भी 2 साल में अगर वो भारत में रेजिडेंट क्लासिफाई हो जाता है, मान लो कि इस साल में उसको रेजिडेंट क्लासिफाई कर दिया गया और इस साल में रेजिडेंट क्लासिफाई कर दिया गया, तो फिर उसने एक एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी। अब भाई रेजिडेंट क्लासिफाई होने का क्या रूल है? तो रेजिडेंट क्लासिफाई होने का रूल तुम्हें पता ही है, बेसिक कंडीशन ऊपर वाली ये
यानी ये दो बेसिक कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन वो प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में से किन्हीं 2 सालों में पूरी कर देता है तो उसको उसने एक एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, समझे? यानी प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल में अगर वो रेजिडेंट है तो पहली एडिशनल कंडीशन उसने पूरी कर दी, है ना? अब भाई हमको कैसे पता चलेगा, मतलब 10 सालों के लिए हम ये हर 10 साल के लिए हम ये वाली एडिशनल कंडीशन देखेंगे भाई साहब, ये पूरी देखेंगे, पूरी चेक करेंगे? तो भाई देखो एग्जाम के लिए तुम्हें चेक करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बताया जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 वर्षों में कितने सालों में रेजिडेंट रहा या फिर नहीं रहा, है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो बता देंगे तुमको। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन देखते हैं। दूसरी देखो, दूसरी ये है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स में 730 डेज यानी 730 दिन और मोर भारत में रहे। यानी कि मैंने वही बात बताई कि भाई इस ईयर में कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, ये वाले ईयर की कैलकुलेशन हो रही है, और इस वाले ईयर से पिछले 7 साल में 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल 7 सालों में जोड़ेंगे कि अगर वो भाई मेरा 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रह रहा है ना, तो फिर वो आदमी ने ये वाली कंडीशन भी पूरी कर दी। अब भाई अगर वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 ईयर्स में किन्हीं 2 ईयर में भारत में रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया, एंड मेरे भाइयों प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स में 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रह लिया, तो बताइए जी, बताइए, बहुत बताइए, बहुत बताइए। क्यों भाई बताइए, इतनी क्यों बताइए दे रहे हो भाई? क्योंकि आप हो गए हो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और भाई ये आदमी जब क्लासिफाई हो जाता है ना तो उसकी जिंदगी झंड हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी दुनिया की सारी कमाई पे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी कमा रहा है, दुनिया की सारी कमाई, जिसको हम इंग्लिश में एक शब्द में बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा भारत में, है ना? बताइए इसलिए। लेकिन मेरे भाइयों अगर वो इन 2 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ एक को करता है या फिर दोनों को ही नहीं करता है ना, तो उसको हम फिर क्लासिफाई क्या कर देंगे? उसको हम क्लासिफाई कर देंगे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए जी, बताइए। आपको थोड़ी कम कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा, कमाई कम पे, है ना, कमाई पर, यानी ये वाले को सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। ये आप क्लासिफाई नहीं हुए, अगर किसी एक कंडीशन को पूरा आपने नहीं किया तो फिर आप हो गए ये पे क्लासिफाई, और अब आपको कम कमाई पे देना पड़ेगा, ठीक है? अब आप ये बोलोगे कि साहब इनको कोई सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या वो नॉन रेजिडेंट भी क्लासिफाई हो सकता है क्या? क्योंकि आपने सिर्फ दो ही बताए हैं कि एक तो या फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्लासिफाई हो जाएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट को हमने स्टार्टिंग में भाई बेसिक कंडीशन में बता दिया था ना कि बेसिक कंडीशन जो पूरी नहीं करेगा उसको तो हटा देंगे, नॉन रेजिडेंट उसको क्लासिफाई कर देंगे, और जो बेसिक कंडीशन पूरी करके आएगा उसकी तो फिर हम 2 भाग में क्लासिफाई करने ना। यहाँ पे देखो, जो रेजिडेंट बन गया और ऑलरेडी बेसिक कंडीशन पूरी करके, उसी को तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। भाई वो क्या है? दिमाग खराब हो गया मुझे पता है, पर टेंशन मत लो भाई, दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। अच्छा, अब भाई देखो, ये तो हो गया, सारी चीजें ये हो गई, है ना? अब भारत सरकार के अभी भी जी में ना चैन नहीं था भाई कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दिया गया, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना दिया गया, इतना कठिन बना दिया गया। उसके बाद ही भारत सरकार बोलती है बोले नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, करता हूं शपथ, करता हूं शपथ, करता हूं शपथ, टैक्स का पद, टैक्स का पद, टैक्स का पद। तो भारत सरकार बोली भाई एक चीज और डाल दो इसमें यार, थोड़े बहुत जो बच रहे हैं उनको भी लपेटे में ले लो ना। कुछ ऐसी भटकती आत्मा है दुनिया में, कुछ सरकार ने बोला, कुछ ऐसी भटकती आत्माएं हैं जो भाई उन भटकती आत्माओं का देखो सिस्टम क्या है भाई साहब। उन भटकती आत्माओं का सिस्टम ये है कि वो लोग भारत से 15 लाख रुपए से ऊपर तो कमा रहे हैं, भारत से 15 लाख से ऊपर तो कमा रहे हैं। वो या तो भाई कौन है वो लोग कौन है बताओ? इंडियन सिटीजन आत्माएं कौन है? इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक है ये, नागरिक, ठीक है, नागरिकता इनकी भारत की है, और भारत से 15 लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों वो ना ही तो भारत में टैक्स दे रहे हैं, भारत में टैक्स नहीं दे रहे, और ना ही किसी देश में, किसी और देश में भी टैक्स नहीं दे रहे, दुनिया के किसी और देश में भी टैक्स वो नहीं दे रहे। ऐसे बोलो, ऐसे लोग भी हैं। इतना दिमाग लगाया उन्होंने, ये रूल पे सब में लूप होल देखे, लूप होल यानी हर रूल को देखा कि भाई अच्छा ये करना है, कुछ भी नहीं करेंगे तो कहीं भी टैक्स नहीं देंगे। मतलब भारत के नागरिक है, भारत से 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्सेस से आए, इसको बोलते हैं इंडियन
सोर्सेज से आय उनकी 15 लाख से ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही तो वो भारत में दे रहे टैक्स, कंडीशन क्या है, ना ही तो वो भारत में टैक्स दे रहे हैं और ना ही भारत के बाहर किसी और देश में टैक्स दे रहे हैं। भाई मजे हो गए उनके तो, भटकती आत्मा आराम से घूम रही है, पैसे कमा रही है, मजे ले रही है ना। कोई ऐसा दिमाग लगा लिया भाई, होते हैं भाई कई जो है ना दिमागदार कि वो सारे लूप होल देख के कहीं पे भी टैक्स दे रहे। तो सरकार ने बोला अगर ऐसा कोई आदमी है जो इंडियन सिटीजन है ना, और वो जो है उसकी भारत के सोर्सेज से आए, इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन सोर्सेज से कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो ना ही तो भारत में टैक्स दे रहा है, तो वो समझना मेरी बात को भाई, ये कि वो जो है किसी भी कंट्री में नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस। यानी कि भाई जो रूल होते हैं ना, रूल जो हमने रूल लगाया 182 दिन, ये दिन वो दिन, हर कंट्री ने अपने अपने रूल बना रखे हैं, तो उसका डोमिसाइल और रेजिडेंस इस तरीके का कि किसी भी कंट्री में वो नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई तू है ना कहीं पे भी नहीं आ रहा ना, तो चल भाई चल आज तेरे मुंह पे ठप्पा लगा दिया है ना। वो नहीं होता, वो नहीं देखा गदर की डायलॉग नहीं देखा क्या, मुसलमानी है ये हो गई सिखनी है ना। तो उस तरीके का भाई तू कहीं टैक्स दे रहा, तू कहीं टैक्स दे रहा, तो भारत में टैक्स दे, तेरे को हम डीम्ड रेजिडेंट बोल देते हैं। डीम्ड रेजिडेंट बन गया भाई तू, यानी तुझे भारत में हमने रेजिडेंट मान लिया, ठीक है। अब रेजिडेंट बन गया भारत में, तो कौन सी कैटेगरी में आओगे भाई? अब रेजिडेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी में? तो सरकार ने सोचा भाई अब इतना जुल्म करना भी ठीक नहीं है कि एक तो इसको जबरदस्ती हमने रेजिडेंट बना दिया, इसने इतना दिमाग लगाया था कि कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा था ये, तो एक तो जबरदस्ती इसको डीम्ड रेजिडेंट बना दिया, और अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और बना देंगे, यानी कि भाई सारी इनकम पे टैक्स दे दे तू, भारत मतलब भारत में तू रहा नहीं, उसके बावजूद भी दुनिया की सारी इनकम पे टैक्स दे दे, तो नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो इसको सरकार ने बनाया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी दूसरी कैटेगरी। जो मैंने बताया ना, एक तो कैटेगरी होती है OR मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरी होती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरी होती है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट तो पहले ये था, लेकिन सरकार ने इसको डीम रेजिडेंट बनाया और डीम रेजिडेंट में इस कैटेगरी में इसको डाल दिया सरकार ने, समझ रहे हो। तो भाई ये डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट है। अब क्या है कंसेप्ट की मुख्य आवश्यकता है कि भारत का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है ना, POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में नहीं बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के सोर्सेज से इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, या फिर ये बोल सकते हो कि भारत के सोर्सेज से, दो तरीके से बोल सकते हो इसको, कि इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, और इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हो इनकम, कौन सी इनकम? अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी भाई भारत के सोर्सेज से आए या फिर बाहर से, भारत से बाहर है विदेशी सोर्सेज से जो इनकम हो रही है उसको छोड़ के बाकी जो भी आए, तो भाई विदेशी इनकम को छोड़ देंगे तो बाकी कौन सी आय होगी? जो भारत में हुई, ठीक है ना। तो एक ही बात है दोनों। तो वो 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, ये वाली कमाई 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और कहीं भी किसी भी और देश में वो जो है टैक्स के लिए लायबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन देशों के रूल के हिसाब से। तो वो भटकती आत्मा जो होगी उसको पकड़ के हम उसको क्लासीफाई कर देंगे डीम्ड रेजिडेंट, और उसको फिर क्लासीफाई कर देंगे फर्दर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। तो भाई लोग ये थे सारे रूल्स। दिमाग मुझे पता घूम गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ तुम्हारे लिए, बढ़िया सा एकदम टकाटक, है ना, ताकि तुम्हें जो है चीज़ें आराम से समझ में भी आ जाए। फ्लो चार्ट रहेगा तो दिमाग चलेगा तो तुम समझ पाओगे चीज़ों को, और चीज़ें समझ पाओगे तभी तो आगे काम कर पाओगे भाई इनकम टैक्स में। तो चलो फ्लो चार्ट हम एक अच्छा सा नए पेज पे बनाते हैं, पता नहीं इतने से बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बन जाए। तो देखो फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि कौन कैसे कैटेगराइज्ड है। नियम तो तुमने सारे समझ लिए, नियम कानून कायदे समझ लिए, उनको थोड़ा याद कर लेना, है ना। 182 डेज तो याद हो जाएंगे, क्योंकि 365 बटा 2 तो 182.5, ठीक है। और उस तरीके से बाकी 60 दिन और 182 दिन, 730 दिन, वो तुम याद कर लेना। अब भाई फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, फ्लो चार्ट से फिर तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ब्लैक रंग में बनाता हूँ फ्लो चार्ट, थोड़ा सा मैं पेन की साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। फ्लो चार्ट से अब जो भी हमने समझा वो तुम्हारे सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, ये हमें इंडिविजुअल का देखा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति क्या, व्यष्टि बोलते हैं इंडिविजुअल को, व्यष्टि और व्यक्ति में भी फर्क होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6, ठीक है, इसमें भी इंडिविजुअल या फिर HUF भी इसमें शामिल है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो रेजिडेंट या फिर दूसरा नॉन रेजिडेंट।
ठीक है। रेजिडेंट अगर होगा तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। दोनों के बीच में एक नई कंडीशन सरकार ने बना दी और वो है डीम्ड रेजिडेंट की, जिसको मैं नीले कलर में लेता हूं। डीम्ड रेजिडेंट, अगर किसी को डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे तो हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होगा, है ना, क्योंकि वो डीम्ड रेजिडेंट है। अच्छा, अब ये जो है कोई रेजिडेंट क्लासीफाई होगा या फिर नॉन रेजिडेंट, इसके लिए बेसिक कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। चलो भाई, कोई रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, इसके लिए हम देखेंगे बेसिक कंडीशन। और फिर जब वो रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया उसके बाद में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हम कौन सी कंडीशन देखेंगे? एडिशनल कंडीशन। अच्छा, अब भाई जो है ना चीज हमने देख ली है कि भाई जो आदमी होता है, व्यक्ति होता है, व्यष्टि होता है, व्यष्टि का तो ये हो गया हिसाब किताब, है ना, कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, क्या उसका क्या सिस्टम होगा, कैसे वो डिसाइड होगा, तो वो तो सारा हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि भाई और भी तो असेसी होते हैं ना, असेसी का टाइप और भी होता है। जैसे एक तो असेसी हो गया व्यष्टि यानी आदमी, आदमी को बोलते हैं, आदमी मतलब ह्यूमन, जो जीव जिंदा ह्यूमन है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और एच समझते हो तुम क्या होता है? नहीं समझते तो कभी समझाएंगे, तुमको अभी नहीं समझाएंगे। लेकिन अब भाई अगर वो व्यष्टि नहीं है, वो कोई जो हम असेसी जिसके पास हमें टैक्स लेना, असेसी समझते हो ना, असेसी, असेसी नहीं समझते तो भाई इनकम टैक्स में क्या समझते हो? वो असेसी अगर फर्म है, वो असेसी अगर कंपनी है, तो फिर क्या होगा? इनका कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा? तो इनके बारे में भाई साहब एकदम आसान है, व्यष्टि से भी आसान है, व्यष्टि से भी आसान है फर्म का, और इनका एकदम आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि इनमें जो है सिर्फ दो ही कंडीशन दी हुई है। अगर कोई फर्म है, कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इनमें सिर्फ दो ही चीज देखेंगे, या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। बाकी आगे ऑर्डिनरी ये वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाया गया। ठीक है, फर्म, एओपी, कंपनीज, इनके लिए नहीं लाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्म्स की, इसमें फर्म भी आ जाएगी ना, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आ जाएगी, है ना। इनको सिर्फ रेजिडेंट में क्लासीफाई करेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट में। चलो देखते हैं इनका कि भाई कहाँ तो ये रेजिडेंट क्लासीफाई होगी और कहाँ ये नॉन रेजिडेंट। एनआर लिख दो भाई, क्लासीफाई हो गया। तो सिंपल 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 है। इनको देखने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कोई भी फर्म होगी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगी, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करते होंगे, कहीं ना कहीं तो मैनेज करते होंगे। तो अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो होली या फिर पार्टली, होली या फिर पार्टली इंडिया में है, यानी वो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अगर इंडिया से कंट्रोल होते हैं, तो उनको सीधा सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे रेजिडेंट में। रेजिडेंट हो जाएगा भाई, तुम रेजिडेंट हो गए। तुम्हें भारत में रह के कोई कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें भारत में रह के कोई मैनेज कर रहा है, तो तुम रेजिडेंट हो गए भारत में। ऐसी तैसी अब कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई होंगे, अगर उनका होली जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है आउट ऑफ इंडिया है, तो फिर वो क्लासीफाई यहां हो जाएंगे। होली यानी भारत में कुछ लेन देन नहीं है भाई, उसका सारा का सारा भारत से बाहर कंट्रोल हो रहा है वो, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए? फर्म, एओपी, बीओवाई। सिंपल है ना, एकदम सिंपल भाई, इससे सिंपल क्या होगा? दूसरी कंपनीज के लिए, कंपनीज के लिए थोड़ी सी कंडीशन इसमें भी वही होगी। कंपनी भी भाई दो ही चीजों में क्लासीफाई होती है, या तो रेजिडेंट होगी या फिर एनआर, नॉन रेजिडेंट होगी। लेकिन कंपनी के लिए जो वर्डिंग दी गई है, इसमें तो क्या बताया था हमने? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंपनी के लिए जो वर्डिंग दी गई है ना, वो क्या दी गई है? उसमें दी गई है प्लेस, PLACE ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं POEM। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो कंप्लीटली या फिर पार्शियली, ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंप्लीटली या फिर पार्शियली इंडिया में है,
यानी कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोल देता है कि उसका इंडिया में है ना, उसमें कंप्लीट बोले, पार्सली बोले, नहीं बोले, कुछ भी बोले, अगर बोल देता है कि साहब कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो उसको हम रेजिडेंट क्लासीफाई कर देंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कि जो लोग कंपनी को संभालते हैं, जो लोग उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, क्या वो इंडिया में बैठ के लेते हैं? अगर कहीं से भी हिंट मिल जाए ना कि POEM इंडिया में है, तो उसको रेजिडेंट क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन अगर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन और है कंपनीज के मामले में कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी, हमेशा ही, कोई कंडीशन नहीं देखनी, इंडियन कंपनी है तो हमेशा ही रेजिडेंट होगी। ये जो कंडीशन हम देखते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये विदेशी कंपनियों के लिए देखते हैं। और इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी भारतीय किसी कानून के तहत इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इंडियन कंपनी कहलाएगी, और वो रेजिडेंट ही होगी हमेशा, चाहे उसका POEM कहीं पे भी हो, टेंशन नहीं है। इंडियन कंपनी है तो भाई रेजिडेंट हो गई, दिमाग नहीं लगाना। दूसरी कोई कंपनी है जो कि इंडियन नहीं है, तो फिर देखना है POEM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, भारत में है तो वो रेजिडेंट, भारत से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। ओके भाई, ये था रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, बताना जरूर, कमेंट करके शेयर करना अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, अपनी उनके साथ भी। तो भाई चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।